उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य विषय विकसित भारत 2047 समावेशी मानव विकास रहा, जिसमें देश के समग्र विकास को लेकर व्यापक चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सहकारी संघवाद की भावना से केंद्र और राज्य मिलकर भारत की विकास यात्रा को गति दे रहे हैं और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में सभी की साझा भूमिका महत्वपूर्ण है। बैठक में बुनियादी मानव पूंजी, भविष्य के लिए तैयार कौशल, उत्पादक रोजगार, उद्यमिता, विकेंद्रीकृत विकास, स्वास्थ्य, पोषण, सभी के लिए समानता एवं गरिमा जैसे प्रमुख विषयों पर मंथन किया गया। इसके साथ ही देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और टिकाऊ रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए उपायों पर भी चर्चा हुई। बैठक में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी विचार किया गया। उत्तराखंड में खेलों के विकास और युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु से ओलंपिक पदक विजेता और विश्व विख्यात बॉक्सर मैरी कॉम ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान कॉरपोरेट और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से खेल क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभाओं के विकास की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं, आधुनिक प्रशिक्षण और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर उपलब्ध कराने के विषय पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही राज्य में खेल संस्कृति को और अधिक मजबूत बनाने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं और सहयोगी मॉडल पर चर्चा हुई। बैठक में खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी उपस्थित रहे। पर्यटन नगरी मसूरी में जल्द ही ई रिक्शा दौड़ते नजर आएंगे। जी हां, इसे लेकर प्रशासन ने ई रिक्शा संचालन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए विभिन्न मार्गों पर सफल ट्रायल किया है। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और ARTO की मौजूदगी में मसूरी के चढ़ाई और ढलान वाले क्षेत्रों में ई रिक्शा का परीक्षण किया गया, जिसमें इसे सफल पाया गया। प्रशासन अब इसके रूट तय करने और संचालन की रणनीति तैयार कर रहा है। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं और स्थानीय गणमान्य लोगों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। योजना के तहत भविष्य में साइकिल रिक्शा की जगह ई रिक्शा संचालित की जाएंगी और वर्तमान रिक्शा चालकों को ही ई रिक्शा उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिलेगी, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और मसूरी में यातायात जाम की समस्या से भी काफी हद तक राहत मिल सकेगी। निर्देशक थे उसे प्राप्त के अनुक्रम में हमने ये जो हमारे ई रिक्शा या ई ऑटो कह सकते हैं, ई व्हीकल्स का हमने परीक्षण किया है। तो परीक्षण बहुत ही सफल रहा। हमारे जो ग्रीन चौक से ऊपर जो स्लोप है, इवन हमने किंग क्रेक से लाइब्रेरी चौक और तीन ई रिक्शाओं का 3 टीमों द्वारा सफल परीक्षण किया गया। एक लैंडौर की साइड, एक लाइब्रेरी चौक और एक ये हमारी मॉल रोड में। तो तीनों ही परीक्षण सफल रहे हैं। इसमें पावर काफ़ी है कि आराम से वो 3 टूरिस्टों को विथ लगेज जो है वो लेके जा सकती है। अब हमारा ये है कि हम किस तरह से इसमें एक रणनीति बना करके जो हमारे यहाँ पे रिक्शा जो अभी चला रहे हैं उनको फेज आउट करके हम इसको रोल आउट करने की पूरी प्रयास में है। परीक्षण सफल हो गया, इसके बाद आगे की कार्रवाई। ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली है, जहां पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल की निजी भूमि पर विकसित नए खेल मैदानों का उद्घाटन उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन महेश नेगी ने किया। इस अवसर पर वॉलीबॉल ग्राउंड और खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए तैयार किए गए रनिंग ग्राउंड का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी, खेल प्रेमी, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता और वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। महेश नेगी ने इस पहल को प्रदेश में खेलों के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया और युवाओं को खेलों से जोड़ने पर जोर दिया। वहीं पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि युवाओं को खेल सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें नशे से दूर रखने और बेहतर भविष्य की ओर प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जसपुर के अंदर में जिस तरीके से हमारे पूर्व विधायक जी ने, शैलेंद्र मोहन सिंघल जी ने ये खिलाड़ियों को ये
पूरा ग्राउंड समर्पित कर रखा है, ये पूरे प्रदेश के अंदर में पहला उदाहरण है कि खेल के लिए कोई आदमी इतना समर्पित है, खिलाड़ियों के लिए कोई आदमी इतना समर्पित है कि अपनी निजी भूमि को, इतनी लंबी चौड़ी भूमि को पूरे खेल और खिलाड़ियों को लिए समर्पित कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को भी देना चाहता हूं और क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं मैं इस बात के लिए कि ऐसा ये ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कार्य जो है जसपुर के अंदर में हो रहा है, जिसका लाभ सारे के सारा खिलाड़ियों को ही मिलना है। जैसा कि नए नए आयाम, नए नए खेल इसमें जोड़े जाएं, जब हमने यहाँ शुरुआत की है और जो हमारे क्षेत्र के युवा वंचित रह गए थे खेलकूद से, तो कुछ ना कुछ हम उससे प्रपूर्ति, जब तक हमारा स्टेडियम नहीं बनता सरकार द्वारा, हम यहाँ करने का प्रयास कर रहे हैं। और भी नए खेल यहाँ पर बहुत जल्दी हम शुरू करने जा रहे हैं और इससे बच्चों को लाभ मिलेगा, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो शारीरिक अपनी दक्षता के लिए तैयारी कर रहे हैं, और विशेष रूप से जो नशे के खिलाफ हमारा एक प्रहार है, हम चाहते हैं नशा यहाँ से दूर हो, उसके लिए भी कहीं ना कहीं योगदान ये स्टेडियम देगा। पर्यटन नगरी मसूरी में सड़कों पर फैली निर्माण सामग्री लोगों की जान के लिए खतरा बनती जा रही है। ताज़ा मामला बल्लोगंज मार्ग का है, जहां पर सड़क बिखरी निर्माण सामग्री के कारण स्कूटी सवार एक दंपत्ति हादसे का शिकार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के मुख्य और संपर्क मार्गों पर जगह जगह निर्माण सामग्री के ढेर लगे हुए हैं, जिससे कि आए दिन दोपहिया वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं और यातायात प्रभावित हो रहा है। बताया जा रहा है इस मुद्दे को पूर्व में विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बैठक में भी उठाया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। वहीं नगरपालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया, निर्माण सामग्री हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। में हमारे जो समस्त सभासद गण हैं और अध्यक्ष महोदय, उनके द्वारा निर्देश विगत सप्ताह में दिए गए थे कि चूंकि बहुत ज़्यादा सड़कों पर निर्माण सामग्री रखी गई है, उनको हटाने की कार्यवाही नगर पालिका द्वारा की जाए। इसके लिए नगर पालिका ने जेसीबी का और जो वर्कर्स और गाड़ी थी उसके तैयारी कर ली है। और आज हमारे द्वारा जो है किंग क्रेक से बड़े मोड़ की तरफ जब हम आते हैं, वहाँ पे कुछ निर्माण सामग्री रखी गई थी, उसको आज हमारे द्वारा जो है हटाया भी गया है। और हमारा प्रयास ये है कि आने वाले लगभग एक सप्ताह में या 10 दिनों में जितने भी हमारी मुख्य सड़कें हैं जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, उन सभी से निर्माण सामग्री या तो जो उनके स्वामी है वो स्वयं हटा लें, अन्यथा नगर पालिका द्वारा उन सबको। देहरादून जिले के विकासनगर के सलाकुई स्थित सघन पौधा केंद्र में दालचीनी के प्रसार, टिकाऊ खेती, फसल कटाई के बाद की तकनीकों को लेकर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार एवं वर्कशॉप का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। सेमिनार में श्रीलंका, इंडोनेशिया सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए दालचीनी उत्पादक किसानों, कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस दौरान दालचीनी उत्पादन बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, दालचीनी केवल एक मसाला नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण औषधीय गुणों से भरपूर फसल है, जिसकी मांग देश और विदेश दोनों में ही लगातार बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार पहाड़ी क्षेत्रों की बंजर भूमि पर दालचीनी की खेती को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए 91,000 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। निश्चित ही इसके जो औषधीय गुण हैं, जहाँ मसाले में इसका प्रयोग होता है, मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखा है कि औषधि में भी इसका प्रयोग बहुत लाभदायक है। अभी चंपावत नैनीताल से हमने इसकी शुरुआत की है और मैंने अभी अपने सेक्रेटरी साहब से कहा कि हमारे जो बंजर खेत हैं, यहाँ पर खेती नहीं हो रही, क्योंकि इसमें पानी भी कम लगता है, इसमें मेहनत भी कम लगती है, इसको जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो आने वाले समय में निश्चित ही हमारे विभाग इसके लिए स्तर पर कार्रवाई करेगा और 91,000 किसानों को इससे जोड़ने का लक्ष्य हमने रखा है। भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के उपलक्ष्य में रुद्रपुर स्थित 5 मंदिर में विशेष संध्या आरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट की गरिमामय उपस्थिति रही, जबकि क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा, जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। मंदिर परिसर में आयोजित महाआरती के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और भारत माता की सेवा में निरंतर समर्पित रहकर देश
का नेतृत्व करने की कामना की गई है। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र की उन्नति, विकास और जन कल्याण के लिए भी प्रार्थना की है। कार्यक्रम के दौरान भीषण गर्मी से राहत दिलाने के उद्देश्य से श्रद्धालुओं एवं आम जन को शरबत वितरित किया गया। धार्मिक एवं सामाजिक समरसता के आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता कर प्रधानमंत्री के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले मेडिकल जांच कराने की अपील की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया, यात्रा पंजीकरण केंद्रों पर श्रद्धालुओं के स्वैच्छिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग की जा रही है। इस दौरान ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य गंभीर बीमारियों से संबंधित आवश्यक जांचें की जाती हैं ताकि यात्रियों की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य स्थिति यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं पाई जाती, उन्हें चिकित्सीय सलाह के आधार पर यात्रा स्थगित करने की सलाह दी जाती है। सीएमओ ने सभी यात्रियों से आग्रह किया कि वे चारधाम यात्रा पर रवाना होने से पहले अपना स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य कराएं और यदि किसी बीमारी की नियमित दवा लेते हैं तो उसे अपने साथ जरूर रखें ताकि यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे। देखिए, जो हमारा ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश है उसमें हमने एमआरपी भी स्थापित की है, मेडिकल रिलीफ पोस्ट भी है और साथ में स्क्रीनिंग टीम भी हमारी लगी हुई है। तो ये हमने लगातार जैसे निर्देश मिले थे, लगातार हमारा जो है पिछले महीने से ही ये स्क्रीनिंग और एमआरपी का कार्य जो है वो वहाँ पे चल रहा है। तो अभी तक अगर हम बात करते हैं आंकड़ों की तो ओपीडी जो एमआरपी में जो है लगभग 24,000 मरीजों को, मतलब तीर्थयात्रियों को हम वहाँ देख चुके हैं और स्क्रीनिंग 40,000 लोगों की लगभग स्क्रीनिंग वहाँ पे हो चुकी है, जिसमें से लगभग 1200 के करीब जो है वो हाई रिस्क वहाँ पे तीर्थयात्री आए थे जिनको काउंसलिंग की गई थी। बताया गया था भाई आप हाई रिस्क हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखें आप जब ऊपर यात्रा पे जा रहे हैं। और 57 ऐसे तीर्थयात्री वहाँ पे आए जिनको कि हमारे द्वारा मना किया गया कि आपके लिए ऊपर यात्रा पे जाना वो सेफ़ नहीं है, तो उनको ये बता दिया गया था वहाँ पे। तो हमारी 5 टीमें वहाँ पे जो स्क्रीनिंग कर रही हैं उसके लिए लगी हुई हैं और राउंड तक 24/7 वहाँ पे चलता है। और जो एमआरपी है हमारा वही 24/7 वहाँ पे रन हो रहा है। वहाँ पे लगातार मेडिकल टीम्स में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, एक स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय वहाँ पे रहता है। एक एम्बुलेंस भी हमारी वहाँ पे रहती है, हमेशा उपस्थित रहती है ताकि कोई अगर किसी को मरीज़ को इमरजेंसी है तो उसको एसपीएस में हम वहाँ पे उसको शिफ्ट करते हैं ताकि उसका हम आगे उपचार करें। 10 जून को श्री केदारनाथ पैदल मार्ग स्थित छोटी लिंचौली क्षेत्र में बुधवार को भारी वर्षा, ओलावृष्टि और लगातार हो रही पत्थरों की बारिश के बीच एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू अभियान को एसडीआरएफ उत्तराखंड ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पिलर संख्या 340 के समीप 2 यात्रियों के गहरी खाई में गिरने की सूचना मिलते ही निरीक्षक सुनील सती के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम लिंचौली तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचने पर टीम ने पाया कि फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश निवासी 26 वर्षीय प्रियांशु शुक्ला अत्यधिक रक्तस्राव के कारण गंभीर अवस्था में पड़े थे, जबकि कुछ दूरी पर दिल्ली निवासी 27 वर्षीय मोहित घायल अवस्था में सहायता के लिए पुकार रहे थे। विकट परिस्थितियों के बीच सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग को सूचना देकर अतिरिक्त सहायता मंगाई गई, जिस पर वाईएमएफ छोटी लिंचौली की टीम भी तत्काल मौके पर पहुंची। इसी दौरान एसडीआरएफ टीम लिंचौली में कुक के पद पर तैनात यशपाल सिंह ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किए स्वेच्छा से रेस्क्यू अभियान में स्वयं को शामिल कर लिया। जानलेवा मौसम और पत्थरों के लगातार गिरने के बावजूद उन्होंने रेस्क्यू टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया और घायल यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने और समय पर अस्पताल पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई। चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को प्रॉपर हेल्थ स्क्रीनिंग को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। हरिद्वार, ऋषिकेश के अलावा यात्रा मार्ग में कई स्थानों पर यात्रियों के स्वास्थ्य की चेकिंग की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा का कहना है कि यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर पूरी टीम लगातार काम कर रही है, जिसमें किसी भी माध्यम से यात्रा के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों की स्क्रीनिंग लगातार की जा रही है। नारायण लाल ने भाजपा प्रत्याशी नवीन राम को 224 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया। चुनाव परिणाम और जनता का भरोसा नारायण लाल की जीत में महत्वपूर्ण साबित हुआ। जीत के बाद नारायण लाल ने पार्टी की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये जीत पूरे
नगर की जनता की जीत है और वे विकास, पारदर्शिता और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। पार्टी की जनता ने पहली नगर सरकार के लिए निर्दलीय उम्मीदवार पर भरोसा जताकर नया राजनीतिक संदेश दिया है। देहरादून में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने अनूठी पहल की शुरुआत की। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के नेतृत्व में जनपद में पहली बार ब्लूबेरी खेत का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन और उद्यान विभाग उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देकर किसानों को पारंपरिक खेती से आगे ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उद्यान विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण और जलवायु अध्ययन के बाद सहसपुर क्षेत्र को ब्लूबेरी उत्पादन के लिए उपयुक्त पाया गया है। इसी के आधार पर पायलट परियोजना के तहत सहसपुर ब्लॉक के 10 किसानों का भी चयन किया गया है। इन किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन के साथ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत प्रत्येक किसान को 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में खेती के लिए 500 ब्लूबेरी पौधे 80% अनुदान पर दिए जाएंगे। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि किसानों को केवल पौधे ही नहीं दिए जाएंगे बल्कि वैज्ञानिक खेती, सिंचाई प्रबंधन, पौधों की देखभाल और उत्पादन तकनीकों का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। या ब्लूबेरी कॉन्सेप्ट पे जो मेरी जिला स्तरीय अधिकारियों से बात हुई और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जब जिला योजना या मल्टीपल अदर एस्पेक्ट्स पे बात हो रही थी, तो इस दौरान हम लोगों ने ब्लूबेरी को प्रमोट करने के लिए एक प्लान या मेरी तरफ से डायरेक्शंस उन्हें दिए गए और उसमें उन्होंने एक सहसपुर में एक लैंड पार्सल आइडेंटिफाई किया और उसमें 10 किसानों को पायलट बेसिस पे इसके कल्टीवेशन के लिए प्रमोट या सपोर्ट किया जाएगा। भी एक हाई वैल्यू विकासनगर के सलकुई क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत तंत्र, मंत्र और अनिष्ट का भय दिखाकर लोगों को ठगने वाले एक कथित बाबा को गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल थापा पर पूजा पाठ और अनुष्ठान के नाम पर एक महिला के करीब 65 तोला सोने के आभूषण हड़पने का आरोप है। पुलिस के अनुसार 31 मई को पीड़िता ओशिन गुरंग ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद जांच में आरोप सही पाए गए और विशेष टीमों का गठन कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में राहुल थापा ने कबूल किया कि वह लोगों के घरों के बाहर जादू टोने से जुड़ी सामग्री रखकर अनिष्ट का डर पैदा करता था और फिर पूजा के नाम पर मोटी रकम वसूलता था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर ठगे गए आभूषणों को गला कर बनाया गया 150 ग्राम सोने का बार और 5 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। थाना सेलाकुई में कुछ समय पूर्व कुछ शिकायतें लगातार एक सौ कॉल जो राहुल थापा हैं जो अनुष्ठान का काम करते हैं और इसी के बेस पे काफ़ी सारे लोगों को के उन्होंने अपना अनुयायी भी बनाया था और जो हमारे इस संबंध में ओसिन गुरुंग करके एक महिला हैं जिनके द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि करीब 2 माह पूर्व उनके द्वारा उनके घर में कोई एक अवांछनीय चीज़ रात के समय फेंकी गई थी और दूसरे दिन सुबह जो हमारे अभियुक्त है राहुल थापा जो अनुष्ठान का काम करते हैं उनके द्वारा उन्हें बताया गया कि आपके यहाँ कुछ गलत वस्तु फेंकी गई है और उसके लिए आपको अनुष्ठान कराना ज़रूरी है, क्योंकि इनका उस समाज में काफ़ी प्रभाव है और कई मामले में इनके द्वारा जो भी कार्रवाइयाँ रही हैं वो कई बार छुपा दी गई हैं या किसी तरीके से बच गए, लेकिन उनके द्वारा जब इस महिला को बताया गया कि इसमें अनुष्ठान किया जाना ज़रूरी है, इनकी बातों में भरोसा करके विश्वास करके उनके द्वारा अपने घर में एक अनुष्ठान आयोजित कराया गया जिसमें इन्होंने वहाँ अनुष्ठान किया और जो उक्त हमारे जो जिनके द्वारा कंप्लेंट की गई उनके द्वारा आगे बताया गया कि उस अनुष्ठान में इन्होंने सभी जितनी भी कीमती वस्तुएं उनके घर में थी, उनके जेवर थे और जो भी सोने की वस्तुएं थी, करीब 65 तोला से ऊपर जो सोना है उसको एक पोटली में। भारत नेपाल सीमा से लगे सुदूर सीमांत क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पासम ने ये साबित कर दिया है कि सफलता संसाधनों से नहीं बल्कि संकल्प, नवाचार
और समर्पण से हासिल होती है। भौगोलिक विषमताओं और सीमित संसाधनों के बावजूद ये विद्यालय आज पूरे ही विकासखंड लोहाघाट में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रेरणादायक मॉडल बनकर उभरा है। क्षेत्र के अधिकांश परिवार साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। कई बच्चों के घरों में आज भी स्मार्टफोन और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन विद्यालय ने इन चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए बच्चों को स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर आधारित आधुनिक शिक्षा से जोड़ दिया है। जो कि बच्चे कभी तकनीक से दूर थे, वे आज डिजिटल दुनिया में आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। विद्यालय के प्रधान अध्यापक नरेश जोशी के कुशल नेतृत्व में स्कूल निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यहाँ के छात्र केवल शैक्षिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, खेलकूद, सह शैक्षिक गतिविधियों में भी ब्लॉक और जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे, हमारा विद्यालय जो है सबसे दूरस्थ क्षेत्र का विद्यालय है। यहाँ पर नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है, पार देख रहे होंगे नेपाल का एरिया लग जाता है। तो दूरस्थ क्षेत्र में भी हमारा ये प्रयास हो रहा है हमारे स्टाफ का, विभाग के सहयोग से, कि हमारे बच्चों को ये न लगे कि हम किसी जो है हमारा विद्यालय जो है किसी पब्लिक स्कूल से कम है। हम स्मार्ट क्लास संचालित करते हैं, खूब नई टेक्नोलॉजी आधारित हमारा शिक्षण है। हमारे बच्चे जहाँ इनके घरों में टेलीविज़न नहीं है, तो बच्चे यहाँ स्मार्ट क्लास देख के काफ़ी खुश हैं। और पढ़ाई तो हम करते हैं, साथ साथ जो है उनका मनोरंजन भी होता है, एंटरटेनमेंट भी वो करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी विद्यालय की छात्र संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आज हम छात्र संख्या के हिसाब से नंबर 1 पे हैं। और हमारे बच्चे जो भी कंपटीशन हमारे विभाग के होते हैं सब में पार्टिसिपेट करते हैं और अव्वल स्थान प्राप्त करते हैं। विकासनगर के सलाकुई क्षेत्र से आस्था और अंधविश्वास के नाम पर कथित ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है नेपाली मूल के स्वयंभू महंत राहुल थापा ने लोगों की परेशानियों और भय का फायदा उठाकर लाखों रुपए की ठगी की। पीड़ित गुरुंग परिवार के अनुसार आरोपी ने दावा किया उनके घर पर बुरा प्रभाव और तांत्रिक क्रिया की गई, जिससे कि मुक्ति के लिए पूजा कराना आवश्यक है। परिवार का आरोप है पूजा के दौरान उनसे सोने के गहने मंगवाकर एक पोटली में बांधकर बक्से में रखवा दिए गए और 2 महीने तक बक्सा नहीं खोलने की भी हिदायत दी गई। तय समय पूरा होने पर जब बक्सा खोला गया तो गहनों की पोटली गायब मिली। इसके बाद पीड़ित परिवार ने सैलाकुई थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश जारी है। 9 जून 2026 की देर रात देवप्रयाग श्रीनगर मार्ग पर हुई एक सड़क दुर्घटना में बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरे। घटना की सूचना प्राप्त होते ही उप निरीक्षक ललित मोहन भट्ट के नेतृत्व में एसडीआरएफ पोस्ट श्रीनगर की टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घटनास्थल जो देवप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर पहले श्रीनगर की ओर स्थित था, पर पहुंचकर एसडीआरएफ टीम ने देवप्रयाग पुलिस के साथ संयुक्त रूप से सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। दुर्गम और चुनौतीपूर्ण भूभाग के बावजूद एसडीआरएफ जवानों ने अदम्य साहस, सूझबूझ एवं पेशेवर दक्षता का परिचय देते हुए खाई में उतरकर दोनों घायलों तक पहुंच बनाई। कठिन परिस्थितियों में सफल रेस्क्यू करते हुए उन्हें जीवित अवस्था में बाहर निकाला। रेस्क्यू के उपरांत दोनों ही घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान कर एम्बुलेंस के माध्यम से बेस अस्पताल श्रीनगर भिजवाया। घायलों की पहचान पीयूष शर्मा पुत्र जितेंद्र शर्मा एवं हर्ष कुशवाहा पुत्र राजकुमार कुशवाहा निवासी शिवपुरी मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। दोनों युवकों के पैर और कमर में चोटें आई हैं।